वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 12 जून 2022। 12 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 105 घंटे में कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाए गए हैं 75 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर की सबसे लंबी निरंतर बिटुमिन्स लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस परियोजना को स्वतंत्र सलाहकारों की एक टीम सहित 720 श्रमिकों द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि फिंच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो उन्होंने घटाकर कर दिया है 7.8%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिच रेटिंग्स ने भारत की चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 7.8% कर दिया है। इससे पहले आर्थिक विकास की गति 8.5% रहने की उम्मीद जताई गई थी। वैश्विक जिन्स कीमतों में तेजी के कारण महंगाई बढ़ने के चलते ये कटौती की गई है। फिंच ने अपने बयान में कहा है कि प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में भारत का मजबूत मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक रेटिंग के लिए एक प्रमुख सहायक कारण है और ये क्रेडिट मैट्रिक्स के क्रमिक सुधार को बनाए रखेगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंगटांग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्तकर्ताओं के मामले में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति है 7वीं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में एक स्थान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि इसमें अमेरिका का फर्स्ट पोजीशन है और चीन और हांगकांग दूसरा और तीसरा स्थान बरकरार रखे हुए हैं। भारत 45 अरब डॉलर के साथ 7वें स्थान पर है। अंकटांग की बात की जाए तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1964 में से ये स्थापित किया गया था और ये विश्व व्यापार में विकासशील राज्यों के हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अंतर सरकारी संगठन है। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है जो कि व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से निपटता है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1964 को और इसके महासचिव हैं रेबेका ग्रीनस्पैन। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022 में 79.6 करोड़ वेतन के साथ भारतीय आईआईटी क्षेत्र में किस कंपनी का सीईओ सबसे अधिक वेतन पाने वाला सीईओ बन गए हैं? विप्रो के, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विप्रो के सीईओ थ्योरी डेलापोर्ट का वित्त वर्ष 2022 के लिए वार्षिक वेतन $10.5 मिलियन आया है, जिससे वे भारत के आईआईटी उद्योग में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्रेयस जी होसुर हाल ही में आयरनमैन ट्राइथलॉन को पूरा करने वाले कौन से भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं? तो वह बन गए हैं पहले, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। श्रेयस जी होसुर हाल ही में आयरनमैन ट्राइथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं। उन्होंने विश्व में सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन माने जाने वाले आयरनमैन ट्राइथलॉन को पूरा किया है। इस आयोजन में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर दौड़ वगैरह शामिल होती है। हमारा अगला प्रश्न है, गूगल मैप्स द्वारा पेश किया गया नया फीचर क्या है? तो उनके द्वारा पेश किया नया फीचर है वायु गुणवत्ता सूचांक की जांच करें, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। गूगल मानचित्र ने एक नई सुविधा शुरू की है जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों उपकरणों पर किसी क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक दिखाएगा। भारत में गूगल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ डेटा प्राप्त कर रहा है। एयर क्वालिटी फीचर को लेयर सेटिंग्स ऑप्शन के जरिए ऐप पर एक्सेस किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे पछाड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है? तो वह बनी है अंदानी विल्मर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स को पीछे छोड़कर हाल ही में अंदानी विल्मर ने भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है। अंदानी विल्मर लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022 में कुल परिचालन राजस्व 54,214 करोड़ रुपए दर्ज किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने डिजिटल ब्रेकिंग समाधान ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इंडियन बैंक ने हाल ही में डिजिटल
ब्रोकिंग समाधान यानी ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है। ई ब्रोकिंग एक त्वरित और कागज रहित डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने की सेवा है। ये अब बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप इंडो एसिस के माध्यम से उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2022 में कौन सा देश विशेष आसियान भारत विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है? तो वे करने जा रहा है भारत, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत 16-17 जून 2022 को विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है और नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित ये पहली बैठक होगी और ये आसियान के साथ भारत के संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और आसियान के मंत्री शामिल होंगे। वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है। आसियान आर्थिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया को राष्ट्रों का संघ, दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। ये अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है। आसियान में 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्य जैसे कि ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम को एक साथ एक संगठन में लाता है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी स्थापित किया गया था 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पणजी गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया है। समर्पण समारोह में जो वित्त मंत्रालय के आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठान सप्ताह का हिस्सा है, एक अनोखे तरीके से इसका किया गया है। वित्त मंत्री ने सदों पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग जिसमें कि संग्रहालय में स्थापित सिंगल रॉक आर्ट से सुनहरी रेत को हटा दिया है। गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान 2 मंजिला ब्लू बिल्डिंग जिसे पहले अल्फा डेंगा के नाम से जाना जाता था 400 से अधिक वर्षों से पणजी में मंडोवी नदी के तट पर खड़ी है। धरोहर देश में अपनी तरह का एक संग्रहालय है जो कि न केवल भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है बल्कि सीमा शुल्क द्वारा विभाग द्वारा किए गए कार्यों के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। धरोहर में 8 गैलरीज है और जीएसटी गैलरी धरोहर संग्रहालय के लिए एक नया अतिरिक्त है। देश में अपनी तरह की ये पहली पहल है। ये जीएसटी गैलरी 2 दशकों में जीएसटी की लंबी और कठिन यात्रा से होकर गुजरते हुए पड़ावों को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।